अब हम स्टार्ट करते हैं। हम कल क्या पढ़ रहे थे? किरचॉफ्स लॉज पढ़ रहे थे। पहला था किरचॉफ करंट लॉ। करंट लॉ हमने ये पढ़ा था कि किसी भी सर्किट के अंदर जो नोड पॉइंट होता है जिस पर मुख्तलिफ ब्रांचेस आगे मिल रही होती हैं, उन सारों का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है? सम ऑफ द करंट्स एट द नोड पॉइंट इज जीरो। ये किरचॉफ करंट लॉ था। फिर उसके बाद किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमने स्टार्ट किया था, जो हमने आज कंटिन्यू करना है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमें क्या कहता है, या पहले मैं हेडिंग दे दूं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसे हम KVL भी कहते हैं, ये किरचॉफ सेकंड रूल भी कहते हैं। ठीक है, अब किरचॉफ वोल्टेज रूल पर किरचॉफ सेकंड रूल या किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ये हमारे पास क्या है कि किसी भी सर्किट के अंदर जो उसका क्लोज पाथ है, कोई एक लूप है, लूप का मतलब क्लोज पाथ, उस पे तमाम तरह की EMF यानी जो बैटरीज लगी हुई हैं उन तमाम की EMF और उस सर्किट के जितने भी वोल्टेजेस हैं, इन सारों का जो सम होगा वो किसके बराबर होगा? जीरो के बराबर होगा। कि सम ऑफ द EMFs, सम ऑफ द वोल्टेजेस इन द क्लोज लूप ऑफ द सर्किट, वो हमेशा हमारे पास क्या होता है? दैट इज इक्वल टू जीरो। ये हमने आज प्रूव करना है। ठीक हो गया। उसके लिए हम आपकी जो बुक की डायग्राम है उसी को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, ये मैं ज़रा इसको रेस कर देता हूँ और उसको हम प्रूव करने की तरफ जाते हैं। डायग्राम कुछ इस तरह से है कि एक सेल है, ऑफ EMF E, आगे हमारे पास एक रेजिस्टेंस इसके साथ लगी हुई है, इसे हम कह देते हैं R1 रेजिस्टेंस है। फिर इसके बाद आगे हमारे पास एक और सेल है जिसकी EMF है हमारे पास E2, और फिर उसके बाद एक और रेजिस्टेंस है R2, और फिर हमने इस रेजिस्टेंस को इधर कनेक्ट कर दिया है हमारे अपने पहले सेल के साथ ऑफ EMF E1। ये हमारे पास सर्किट है। ठीक है जी, और ये क्लोज लूप बन जाती है। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, A B C D और फिर वापस A, तो दिस बिकम्स अ क्लोज लूप ऑफ द सर्किट। और इस क्लोज लूप ऑफ द सर्किट पर हमारे पास क्या अप्लाई हो सकता है? किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई हो सकता है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या कह रहा है कि सर्किट में ये दो EMFs हैं, इन दोनों का सम, और जो रेजिस्टेंसेज हैं इन पर जो वोल्टेज इस्तेमाल होंगे, इन जो एनर्जी डिसिपेट होगी पर यूनिट चार्ज, उन सारों का सम भी मिला के किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है जी, अब ये हमने प्रूव करना है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ बातें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो ये है कि हम यहाँ पर ये सपोज कर रहे हैं कि ये जो E1 सेल है इसकी EMF ज्यादा है और जो E2 है इसकी EMF कम है।
मैं सबसे पहले यही सपोज कर लेता हूँ। मैं क्या कह देता हूँ, पहले तो वो शो शाह वाले जुमला लिख लेते हैं। वो शो शाह वाला जुमला क्या है, कंसिडर अ क्लोज लूप ऑफ अ सर्किट एज शोन। ये कहानी लिखने के बाद ये मल्ले की शोश हमने बना ली। फिर हम क्या कहते हैं कि लेट जो पहला सेल है E1 जिसकी EMF है वो ज़्यादा है दूसरे सेल की EMF के मुकाबले में। जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, इस सर्किट में करंट E1 सेल की मर्जी से फ्लो करेगा, E2 की मर्जी से नहीं करेगा, क्योंकि ये हमारे पास एक बड़ा सेल है। अब मैं यहाँ पर क्या कह देता हूँ, सो एन एंटी क्लॉकवाइज current flows in the circuit। ठीक है, और ये याद रखना कि यहाँ पर हम जो करंट ले रहे हैं वो कौन सा करंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, अब लेंगे हम कन्वेंशनल करंट ले रहे हैं। कन्वेंशनल करंट, द करंट विच फ्लोज ड्यू टू द पॉजिटिव चार्जेस विच इज सपोज टू बी फ्लोइंग बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। ठीक है, कन्वेंशनल करंट फ्लोज इन द सर्किट। तो वो कैसे फ्लो करेगा, वो हमारे पास ज़रा देखिएगा, ये मैं कलर ले लेता हूँ। वो हमारे पास ऐसे फ्लो करेगा इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमारे पास कन्वेंशनल करंट इस सर्किट में एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, क्योंकि हम जो सपोज करें कि E1 बड़ा सेल है, ज़्यादा EMF वाला है, और E1 चाहता था कि करंट ऐसे फ्लो करे, जबकि E2 चाहता था कि करंट ऐसे इसके अपोजिट फ्लो करे। लेकिन ये क्योंकि अब बड़ा सेल है, इस वजह से इसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, E2 की बात नहीं मानी जाएगी। जब करंट हम कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है तो उसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर कुछ चार्जेस फ्लो कर रहे हैं। तो वो जो चार्जेस फ्लो कर रहे हैं तो वो मैं ये कह देता हूँ कि यहाँ पर जो चार्ज फ्लो कर रहा है दैट इज Q, और वो इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक हो गया। अब जरा देखें प्रूफ। आपकी बुक कभी मैं देख रहा था कि यहाँ पर प्रूफ की बजाय उन्होंने सिर्फ एक्सप्लेन किया है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। जरा देखो कि ये जो सेल है, प्रूफ की बजाय एक्सप्लेनेशन ही हम कर देते हैं। प्रूफ पे फिर जब है नहीं कोर्स में तो हम उस तरफ नहीं जाते। अब जरा ये देखें कि हमारे पास ये एक सेल है। अब ये बातें बड़े गौर से समझनी है। ये एक सेल है, कल जो मैं आपको एंड पर समझा रहा था, क्लास के एंड पर, और इसमें कन्वेंशनल करंट कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा है, इसके नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है। ये हमने सपोज किया। अगर ऐसा है तो इसका मतलब है यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव टर्मिनल से इन होगा सर्किट में से मूव करने के बाद, और किसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जा रहा होगा। तो जब वो सेल के अंदर से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा होगा तो वो खुद तो जा नहीं सकता, क्योंकि आगे से पॉजिटिव पोटेंशियल उसे रिपेल करेगा, और नेगेटिव क्या कर रहा होगा, पीछे वापस अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो इसके लिए सेल के अंदर जो केमिकल होता है वो अपने केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में चार्ज को एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिसके नतीजे में हमारे पास क्या होता है, चार्ज नेगेटिव से पॉजिटिव जाते हुए ये जो अंदर केमिकल होगा वो अपने केमिकल रिएक्शंस के नतीजे में
वो हमारे पास क्या करेंगे, वो इस चार्ज को धकेलेंगे नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो आप लोग ये जानते हैं, फर्स्ट ईयर से जानते हैं, 9-10 से बल्कि जानते हैं कि जब भी किसी फोर्स के अगेंस्ट, स्पेशली कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट जब वर्क किया जाता है, दैट इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये चार्ज जब सेल के अंदर से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो ये क्या करेगा, इसके अंदर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है चार्ज की वो बढ़ेगी, यानी उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगी। इस वजह से इसकी जो ईएमएफ है उसको हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। तो अब यहाँ से हमारे पास कंक्लूजन ये आया, फिर आप लोग मुझे बताइएगा समझ आई है बात या नहीं आई, तो फिर मैं उसके मुताबिक आपको आगे लेके जाऊंगा कि अगर सेल के अंदर से जो करंट की डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ हो, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ हो, कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन सेल के अंदर से उसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ बन रही हो, तो उस सेल की जो ईएमएफ है वो क्या ली जाती है, पॉजिटिव ली। जी सैफी, आपका सवाल क्या है? हाँ जी बताएं, मेरे प्यारों, जिसको समझ नहीं है वो मेरे से पूछे, मैं दोबारा बता सकता हूँ। किसी का है सवाल? दोबारा बता दे। चलो मैं दोबारा बताता हूँ अब इस साइड पर कि हमारे पास ये एक सेल है, यहाँ पर इसमें करंट इन हो रहा है, कन्वेंशनल करंट, और यहाँ से आउट हो रहा है। जब सर्किट है तो उसमें करंट कंटिन्यूअसली फ्लो करता रहेगा, सही। तो सेल के अंदर से जब करंट करंट यहाँ पर हम कौन सा ले रहे हैं, कन्वेंशनल करंट, यानी पॉजिटिव चार्ज फ्लो करके जाएंगे नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। कि ये सेल के अंदर से हमारे पास जो करंट है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ अगर फ्लो कर रहा है, तो इसका मतलब है उसके जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं। जब वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएंगे तो वहां पर वो आगे से पॉजिटिव रिपेल करेगा, नेगेटिव अट्रैक्ट करेगा, खुद तो जा नहीं सकते। तो इसका मतलब है अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज तो है ना, जो आप लोगों को मैंने पहले भी एक लेक्चर में बताई थी, क्या बोला, अंदर केमिकल है, इलेक्ट्रोलाइट है, वो अपने रिएक्शंस करते हैं, उसके नतीजे में हीट एनर्जी पैदा होती है जो इस चार्ज को पुश करेगी नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो जब भी ये चार्ज इधर मूव करके आ रहा है तो ये आगे से पॉजिटिव रिपेल कर रहा है, तो इसका मतलब इस चार्ज को इस फोर्स के अगेंस्ट, यहाँ पर जो पॉजिटिव से नेगेटिव एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी, उस इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा। और जब भी किसी फोर्स के अगेंस्ट वर्क करना पड़ता है तो दैट इज स्टोर्ड एज अ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब इस चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास क्या हो जाएगा, इजाफा हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी में क्योंकि इजाफा हो रहा है तो हमारे पास ईएमएफ क्या होती है, ईएमएफ होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। वर्क यहाँ पर जो हो रहा है वो क्या कर रहा है, वो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में इजाफे का बायस बन रहा है। इस वजह से हम इसकी ईएमएफ क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और फिर हम ये कंक्लूड करते हैं कि जब भी किसी सेल में से करंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करता है तो उस वक्त उसकी ईएमएफ क्या ली जाती है, पॉजिटिव ली जाती है। जी आसान बात समझ आई? जी सर, जी सर। इजहार आपका कोई सवाल था? सही है सर। चलिए अहमद या तजम्मल, आपका क्या सवाल है? सर जी इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए भी यही होगा, ईएमएफ पॉजिटिव होगी सर? नहीं मेरे मेरे प्यारे, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक करंट ले रहे होंगे तो फिर उसका जो फ्लो होगा वो कहाँ से कहाँ मूव करे, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करे तो फिर आगे से नेगेटिव रिपेल करेगा, पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, तो फिर करंट की डायरेक्शन हम उसके उलट लेंगे, ठीक है। और उस वक्त हमारे पास ये फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो या इलेक्ट्रॉनिक करंट जो होगा उसकी वजह से चार्जेस जो होंगे वो एनर्जी गेन करेंगे। तो हमने एक तरह का ही करंट एक सर्किट में इमेजिन करना होता है, आइदर कन्वेंशनल और इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो अभी हमारी जो थ्योरी है वो बेस कर रही है कन्वेंशनल पर, ठीक है। आप उसी को एक्सप्लेन करना चाहें किसके लिहाज से, इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिहाज से, तो तब भी यही होगा। लेकिन किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हम कन्वेंशनल करंट को ही प्रेफर करते हैं, ठीक है अहमद? यस सर, सही हो गया। चलिए ओके सर, ठीक है जी, चलें अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पहला हमने साइन कन्वेंशन ये सीख लिया
कि हमारे पास जब कन्वेंशनल करंट किसी सेल के अंदर से नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ कन्वेंशनल करंट फ्लो कर रहा होगा इनसाइड द सेल, तो उसकी ईएमएफ क्या ली जाएगी? पॉजिटिव ली जाएगी। अब इसके उलट दूसरी तरफ हम जाते हैं, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव सेल का टर्मिनल। अब हमारे पास जब चार्ज यानी करंट इसमें अब कैसे फ्लो कर रहा हो, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ अगर करंट फ्लो कर रहा है, तो अब इसको इमेजिन करें, ये सेल है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, और करंट हमारे पास फ्लो कर रहा है इसमें पॉजिटिव से नेगेटिव। कौन सा करंट हम लेंगे? कन्वेंशनल करंट लेंगे। तो जो कन्वेंशनल करंट होता है वो हमारे पास कहाँ से कहाँ जा रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहा है। ठीक है, जब हम ये करें कि करंट इधर जा रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव, तो इसमें मतलब चार्जेस जो हैं पॉजिटिव चार्जेस वो हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं। अब बताओ क्या आगे से नेगेटिव इस चार्ज को अट्रैक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? अट्रैक्ट कर रहा है। पॉजिटिव क्या कर रहा है? कर रहा है। ये ऐसे ही है कि जैसे मैं जमीन से कोई पत्थर उठा के जब ऊपर लेके जा रहा होता हूँ तो उस वक्त मैं कहता हूँ इसमें पोटेंशियल एनर्जी में इजाफा हो रहा है, बिकॉज द वर्क इज डन अगेंस्ट द फोर्स। लेकिन अगर मैं इसे खुद ही पकड़ के लाऊं या वैसे ही ड्रॉप कर दूं, तो जब ये हमारे पास ऊपर से नीचे आ रहा होता है, फोर्स की डायरेक्शन में आ रहा होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे अट्रैक्ट कर उसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो हम कहते हैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आ रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हो रहा है, जो एनर्जी डिसिपेट हो सकती है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी जो इसके अंदर स्टोर थी जिसकी वजह से इसने वर्क करना है वो अब हमारे पास बढ़ने की बजाय कम हो रही है, अगर वो इन द डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटी आ रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स आ रहा है। तो यहाँ पर भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगी, उसकी वजह से चार्ज पर इलेक्ट्रिक फोर्स भी हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। तो इसका ये मतलब होगा कि वो चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो कर रहा होगा, वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो कर रहा होगा। तो उस वक्त हमारे पास उसमें पोटेंशियल एनर्जी गेन होने की बजाय पोटेंशियल एनर्जी में कमी आ रही होगी। अब अगेन वही ईएमएफ क्या होता है? वर्क डन ऑन द यूनिट चार्ज। तो यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है उससे चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी में गेन होने की बजाय कमी आ रही है, इस वजह से हम इसकी ईएमएफ क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में दूसरा साइन कन्वेंशन की ईएमएफ नेगेटिव कब लेनी है, ये उस वक्त ईएमएफ नेगेटिव ली जाएगी जब सेल के अंदर से करंट की डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव से नेगेटिव होगी। कौन से करंट की? कन्वेंशनल करंट की। जी किसी का क्वेश्चन यहाँ पर? नो सर, समझ आ गई। चलिए ठीक हो गया, थैंक यू जी। अब जरा देखें, अब हम तीसरी चीज की तरफ जा रहे हैं। वो तीसरी चीज क्या है? हमारे पास रेजिस्टर है। अब रेजिस्टर क्या हो सकता है? बल्ब हो सकता है, हीटर हो सकता है, फैन हो सकता है, जो भी होगा वो जो चार्जेस के पास एनर्जी होगी जब उस रेजिस्टर में से गुजरेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म से किस में चेंज होगी? बल्ब में आएगा तो वो लाइट और हीट में चेंज होगी, हीटर में होगा तो हीट में चेंज होगी, पंखे में होगा तो वो मैकेनिकल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। और वो एनर्जी क्या हो रही है? कंज्यूम हो रही है जब भी रेजिस्टर में से पास कर रहे हैं। तो जब भी रेजिस्टर में से हम पास करते हैं करंट, जब भी रेजिस्टर में से करंट पास होता है तो रेजिस्टर क्या करता है? जो उस करंट के पास होने से जो चार्जेस उसमें से गुजर रहे हैं उनकी एनर्जी को एक फॉर्म से, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म से किस में चेंज कर देते हैं? बल्ब है तो हीट में, लाइट एंड हीट में, हीटर है तो हीट में चेंज करेंगे, पंखा है तो किसी और मैकेनिकल काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में चेंज करेंगे। एंड व्हाटसोएवर जो भी होगा उसकी जो एनर्जी होगी वो चार्ज की बढ़ेगी नहीं बल्कि क्या होगी? कम होती चली जाएगी, एनर्जी डिसिपेट होती चली जाएगी। तो इस वजह से अब एक रेजिस्टर है उसमें करंट पास हो रहा है तो लाजमी बात है उसके अक्रॉस वोल्टेज आएगा। अब एनर्जी गेन या एनर्जी कम होने की तो बात ही नहीं है, इसमें तो लॉस ही लॉस है, लॉस ही लॉस है। और वो वोल्टेज जो इसके अक्रॉस कंज्यूम होगा वो किसके बराबर है? V इज इक्वल टू IR। तो कन्वेंशनल करंट जब किसी रेजिस्टर में से पास करता है तो उसमें जो चार्जेस होते हैं वो अपनी एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करते हैं। इस वजह से किरचॉफ ने ये कहा था कि उसकी रूल के मुताबिक जब आप इस्तेमाल करेंगे रेजिस्टर के अक्रॉस तो वोल्टेज हमेशा क्या लेंगे? नेगेटिव लेंगे।
तो तीसरा हमारे पास रूल ये बन गया एनर्जी लॉस होने की वजह से कि कोई भी रेजिस्टर होगा जब उसमें से करंट पास करेगा, जब उसमें से करंट पास करेगा तो उस करंट के पास होने की वजह से जो वोल्टेज होगा वो क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। वोल्टेज जो है वो हमारे पास क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। क्लियर होगी बात, समझ आ गई किसी का? यस सर। चलो जी, तो अब वैसे तो इसकी और भी ढेर सारी एक्सप्लेनेशन की जा सकती हैं, ठीक है, और भी डायरेक्शंस वगैरह के डिस्कस किया जा सकता है, लेकिन अब मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में इसको हमने आगे क्योंकि इस्तेमाल करना होता है तो शॉर्ट फॉर्म में आपको 2-3 चीजें बता दी। पहली बात ये बता दी जो अब आप लोगों ने याद रखनी है, वो ये बता दी कि हमारे पास किसी भी सेल के अंदर से कन्वेंशनल करंट नेगेटिव से पॉजिटिव फ्लो कर होगा तो उसकी ईएमएफ पॉजिटिव ली जाएगी। उसके बैक एंड पे क्या याद रखना है कि उस वक्त चार्जेस इसमें से गुजरते हुए एनर्जी गेन कर रहे होंगे, पोटेंशियल एनर्जी गेन कर रहे होंगे। जब हमारे पास चार्जेस सेल के अंदर से पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करेंगे तो उस वक्त उसकी ईएमएफ क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी, ठीक है, क्योंकि उस वक्त चार्ज गेन करने के बजाय एनर्जी में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी में उनमें कमी आ रही होगी। और जो रेजिस्टर है उसमें जब भी वोल्टेज लिया जाएगा तो वो नेगेटिव लिया जाएगा। क्यों नेगेटिव लिया जाएगा? क्योंकि रेजिस्टर एक ऐसी चीज होती है जो एनर्जी को डिसिपेट ही करती है, एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आगे किसी और फॉर्म में चेंज करके वो एनर्जी लॉस करती है। ठीक है, थैंक यू। यहां तक अगर बातें क्लियर हो गई हैं तो अब हम वापस बढ़ते हैं। क्या करें यार, एक दिल कर रहा है कि ये 2-3 जो हैं अभी आए हैं एक सफ़ीर के नाम से, चलें लेट्स सी, अल्लाह खैर करे, क्या कह सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्टर्बेंस ही कर सकते हैं, कर लेंगे, मेरा कौन सा लॉस हो रहा है, सबका होगा तो उससे भी सब होंगे। जी मेरा सोना। सर जी ये R1 पे जाके माइनस भी हो जाएगी वोल्टेज? जी जी, वोल्टेज नेगेटिव होने का मतलब ये है कि जब हम किरचॉफ वोल्टेज अप्लाई करेंगे सर्किट को सॉल्व करने के लिए तो हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये साइंस हमने यूज करने हैं, तब वो किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई होता है, ठीक है। और वो मैंने थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोई ये कोशिश की कि रेजिस्टर के अक्रॉस जब हम वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे होंगे तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में उसके वोल्टेज को नेगेटिव क्यों लेंगे, ठीक है। तो उसकी वजह क्या मैंने बताई कि रेजिस्टर जो होता है वो क्या है, जैसे बल्ब है, हीटर है, या कोई भी होगा, तो रेजिस्टर में क्या होता है, वो एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज करता है। वो मसलन बल्ब है तो उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो चार्ज के पास होगी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, वो बल्ब में कंज्यूम करेगा और उसे लाइट में चेंज कर देगा, एनर्जी डिसिपेट हो गई। तो वो एनर्जी, चार्ज की एनर्जी में क्योंकि कमी आती चली जाती है जब भी वो रेजिस्टर में से गुजरता है, उसकी एनर्जी कंज्यूम होती है, इस वजह से उसके वोल्टेज V इज इक्वल टू आई आर की वैल्यू जो भी आएगी उसके साथ क्या लिखेंगे, नेगेटिव साइन लिखेंगे, ठीक है। सर जब R1 से जब वोल्टेज नेगेटिव होगी तो करंट माइनस होगा सर, कम होगा सर, तो ईएमएफ कम होगा उसका सर। अच्छा, आगे और कोई सवाल करें, इसी को आगे कंटिन्यू कर, अपनी बात को पूरा मुझे समझा दें फिर मैं इसका जवाब देता हूँ। अहमद। यस सर। आगे सर मैं कह रहा हूँ कि जब करंट जाएगा R1 से तो वो माइनस V हो जाएगी, फिर उसमें से करंट उसका कम हो जाएगा सर, तो ईएमएफ जो 2 है वो उससे ज्यादा नहीं हो जाएगी सर फिर? चले अभी मैं आपको इस बात को सारा समझाता हूँ, ठीक है जी। सुने जरा, देखिए यशवा यू आर लेट, जरा देखो ये जो सेल है, मैं क्या करूं, चलें अहमद आपने साथ साथ रहना है क्लास के, आपको अभी समझ आ जाएगी जो आपने सवाल किया। सबसे पहले ओके सर। हाँ जी, ये जो हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ है इसके ऊपर अगर हम अप्लाई करें, इस पूरे सर्किट के ऊपर अप्लाई करें, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ ऑन द सर्किट, तो जरा देखो ये हमारे पास, ये हमने कहा था कि E1 बड़ा है और E2 छोटा है, तो इसकी वजह से हमारे पास एक करंट फ्लो करेगा। तो हमारे पास जो EMF है
यहाँ पर ये जो है इसमें से करंट कैसे फ्लो करेगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ फ्लो करेगा। नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जब करंट फ्लो कर रहा है तो हमने अभी पढ़ा है कि नेगेटिव से पॉजिटिव जब करंट फ्लो कर रहा होगा तो उस सेल की ईएमएफ ली जाएगी पॉजिटिव। ठीक हो गया। फिर आगे जब ये करंट इधर से फ्लो करता है इस रेजिस्टर में से पास करेगा, क्योंकि ये सीरीज में है, करंट हमारे पास सेम रहना है, तो हमारे पास यहाँ पर जो वोल्टेज है वो अगर V1 है तो उसका वोल्टेज आ गया V1। और मैंने ये कहा कि इसके अक्रॉस, रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज हमेशा क्या लिया जाएगा, नेगेटिव लिया जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास करंट आ रहा है आगे ऐसे, इधर से फ्लो करते हुए वो हमारे पास आ रहा है आगे ऐसे मूव करते हुए पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आता है। जब वो पॉजिटिव से नेगेटिव तरफ जाता है कन्वेंशनल करंट, तो फिर हम क्या कहते हैं, उसकी ईएमएफ भी क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी, -E2। फिर इसके बाद हमारे पास चार्ज इधर आए, यहाँ पर पास हुआ, इस R2 में से पास हुआ, R2 में से भी वही करंट पास हो रहा है। जब यहाँ पर करंट पास हो रहा है तो V इज इक्वल टू आई आर, करंट भी है, रेजिस्टेंस भी है, जिसके अक्रॉस एक वोल्टेज होगा V2 जो चार्ज इस्तेमाल करेगा वोल्टेज यहाँ से गुजरने के लिए। तो अब रेजिस्टर में है तो अगेन मैंने ये भी कहा है कि रेजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो हमेशा क्या ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास क्या है, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि क्लोज लूप ऑफ द सर्किट के अंदर जितनी भी ईएमएफ्स और वोल्टेजेस होंगी उन सारों का सम हमारे पास कितना आएगा, दैट इज इक्वल टू 0। अब जरा देखें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, E1 V इज इक्वल टू IR1 माइनस E2 माइनस V2। V2 किसके बराबर है, IR2 इज इक्वल टू 0। ईएमएफ में एक तरफ लिख देता हूँ E1, E2 दूसरी तरफ लिख देता हूँ, इधर ही E1 इधर ही रहेंगी ईएमएफ्स। और ये जो IR1 है और IR2 है इसे राइट साइड पर ले जाते हैं तो ये IR1 प्लस हो जाएगा, IR2 ये भी इधर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया IR2। अब जो ईएमएफ्स हैं बेसिकली तो ये क्या है, सोर्सेज ऑफ चार्ज एनर्जी गेन है। तो वो जो नेट ईएमएफ ऑफ द सर्किट है उसका सम जी, तो इनकी जो ईएमएफ्स है लेफ्ट साइड पर, इनका सम नेट ईएमएफ जो चार्ज को एनर्जी गेन का बायस बन सकती है। और जो हमारे पास दूसरी तरफ है IR1 और IR2 ये क्या है, दीज आर द वोल्टेजेस। वोल्टेज क्या होता है, वो हमेशा एनर्जी लॉस का बायस बनते हैं, एनर्जी डिसिपेशन का बायस बनते हैं। तो राइट हैंड साइड पर जितने भी वोल्टेजेस हैं V1 और V2 उनका सम आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो यहां से हमें क्या पता चल रहा है, हमें ये पता चल रहा है कि जितना हमारे पास चार्ज इन ईएमएफ के नतीजे में नेट एनर्जी गेन करेगा उतना ही हमारे पास वोल्टेज की फॉर्म में एनर्जी लॉस होगा। तो जितना हमारे पास गेन है चार्ज के लिए उतना ही हमारे पास चार्ज के लिए एनर्जी डिसिपेशन भी है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में डिसिपेट कर रहा होगा। इस वजह से हम क्या कह देते हैं कि ये किस लॉ को फॉलो कर रहा है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो कर रहा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो दिस फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जी, अब मैं सबसे पहले जवाब देता हूं इसका। ये जो अभी अहमद यार ने सवाल किया था, अहमद मेरे प्यारे बड़े गौर से सुनना, टॉपिक खत्म हो गया, अब मैं आपकी बात की तरफ आता हूं। वो ये है कि ऐसा नहीं होता कि यहां पर एक सेल है जो 10 वोल्ट का है, यहां पर एक रेजिस्टेंस है 5 ओम की, आगे ये रेजिस्टेंस है 10 ओम की, और यहां पर ये इधर कनेक्ट होगा। अब ये जो 10 वोल्ट है इस पे जरा गौर करो, वो क्या होगा, इसका पॉजिटिव पोटेंशियल इस एंड पर आ रहा है और इस सेल का जो नेगेटिव पोटेंशियल है थ्रू दिस वायर वो हमारे पास इस तरफ आ रहा है। ठीक है, तो ये वोल्टेज सिर्फ इस रेजिस्टेंस R1 के लिए नहीं है या सिर्फ R2 के लिए नहीं है, बल्कि दोनों के लिए हमारे पास ये इफेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस है। ठीक हो गया।
ये जो रेजिस्टेंस है, ये वोल्टेज है सॉरी, वो सिर्फ एक के लिए नहीं है, रेजिस्टेंस के लिए, दोनों के लिए। तो इन दोनों का जो कंबाइंड इफेक्ट होगा उसको सामने रखते हुए यहां पर एक करंट पास करेगा। ठीक हो गया। अब यहां पर ये थोड़ी वोल्टेज है तो इधर हमारे पास वोल्टेज कम इस्तेमाल होगा, मसलन मैं कह रहा हूँ 3 वोल्ट्स इस्तेमाल होगा, और इधर हमारे पास कितना इस्तेमाल होगा 7 वोल्ट्स, लेकिन करंट के गुजरने का रास्ता एक है। तो अब क्या होगा, हमारे पास करंट की वैल्यू जितनी पहली रेजिस्टेंस के लिए है उतनी दूसरी रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, फर्क किसमें आएगा, फर्क किसमें आएगा, उनके वोल्टेज पर आएगा, क्योंकि वोल्टेज डिपेंड करता है ना सिर्फ करंट पर बल्कि रेजिस्टेंस पर। अब जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी, चार्ज को वहां से गुजरने के लिए कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, यानी उसका कम वोल्टेज कंज्यूम होगा, चार्ज का जो उसके पास एनर्जी है वो कम कंज्यूम होगी। और जो दूसरी रेजिस्टेंस है इसकी वैल्यू 10 ओम है, तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो हमारे पास डिफरेंट होगा, रेजिस्टेंस ज्यादा है इस वजह से वोल्टेज भी उसका क्या होगा, ज्यादा कंज्यूम होगा। तो चार्ज अपनी एनर्जी को मुख्तलिफ कंज्यूम करेगा, लेकिन चार्ज के गुजरने के लिए जो रास्ता है वो सेम होने की वजह से करंट सेम ही पास करेगा दोनों में से। ठीक है, लेकिन सेम करंट फ्लो करने के लिए जहां हर्डल कम होगी वहां पर चार्ज कम एनर्जी कंज्यूम करेगा, जहां पर हर्डल ज्यादा होगी वहां पर एनर्जी वो ज्यादा कंज्यूम करेगा, लेकिन करंट की वैल्यू क्या रहेगी इन सीरीज सर्किट, वो हमारे पास सेम रहेगी। अगर आप गौर करें यहाँ पर ये जो मैंने चार्ज करंट की डायरेक्शन ली है, इसमें ये मैंने नहीं लिखा कि इसमें से I1 है, दूसरी रेजिस्टेंस में से I2 है, तीसरे में से ये है I3 है, चौथे में से I4 है, बल्कि सारों के लिए करंट की डायरेक्शन क्या ली है, करंट की वैल्यू क्या ली है, सेम ली है, बिकॉज दे आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये नहीं होगा कि शुरू में से हमारे पास यहाँ पर यहाँ पर करंट पास हुआ 5 एम्पेयर, तो इधर हमारे पास 3 एम्पेयर हो जाएगा, फिर आगे हमारे पास ये 2 एम्पेयर हो जाएगा, फिर इसकी ईएमएफ ज्यादा होगी। यहाँ पर भी अगर हमारे पास 2 सेल है, मैं उसकी बात अब एक्सप्लेन कर दूं कि यहाँ पर अगर 2 सेल होते, एक 10 वोल्ट का है और दूसरा मैं इसके उलट ऐसे लगा देता हूँ, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, और ये 2 वोल्ट्स का है, तो अब इन दोनों का इफेक्ट एक दूसरे के हेल्प नहीं कर रहा, ये चाहता है करंट इस डायरेक्शन में जाए, ये चाहते हैं यानी अपोजिट डायरेक्शन में आगे आगे मिलेंगे, तो उनकी ख्वाहिश जो है, तो शुरू में ही हमारे पास जो पूरा सर्किट है वो इनके मुताबिक ऐड होगा। जैसे एक सेल के अंदर हमको क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कनेक्ट करते चले जाते हैं, तो ये एक दूसरे को नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को ऐड करते हैं, 2 वोल्ट्स तो ये हमारे पास 4 वोल्ट्स का हो जाएगा ईएमएफ। तो यहाँ पर वो अपोजिट बिहेवियर रखने की वजह से यहाँ पर नेट वोल्टेज 8 वोल्ट्स आएगा, और वही ईएमएफ जो होगी वो इन दोनों रेजिस्टेंसेस पर अप्लाई होगी। ये नहीं होगा 10 का अलहदा से इफेक्ट है और 2 का अलहदा से।